वो है हाउ टू कीप किडनी हेल्दी विथ टीएनस। टीएनस मतलब ऑब्वियसली जो हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अब किडनी का रोल क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों के स्क्रीन पे सामने आपको आ रहा होगा कि किडनी है क्या बॉडी में, ये कहाँ फिट है। आप देख सकते हैं जो हमारे लास्ट रिब्स है उसके नीचे अंदर किडनी दोनों तरफ फिट है। जो किडनी कनेक्टेड होता है लिवर के बाद, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद, और ये कनेक्टेड होता है यूरेटर के थ्रू। जो यूरिन पास होता है, यूरिन की जो ट्यूब होती है और यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है वो ट्यूब, और उसके बाद वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन निकालता क्या है ये निकालता क्या है? तो ये जो आप किडनी की संरचना है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रोल क्या है किडनी का, जो काम क्या है, किडनी करता क्या है बॉडी में, ये भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। राइट साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है उसमें साइंटिफिक तौर पे दिखाया गया है कि कौन से केमिकल्स, कौन से एसिड्स, क्या हार्मोन्स ये बॉडी में रखता है, क्या बाहर निकालता है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाऊंगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं वेट बेड, AWETBED, ये होता है किडनी का काम। ए फॉर मेंटेन्स एसिड एंड बेस बैलेंस। हमारे शरीर में जो एसिडिक और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय जो वो चीजें होती है, जैसे हमारे ब्लड है उसका नेचर एसिडिक है, हमारे बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है जिसको हम अल्कलाइन बोलते हैं और एसिडिक बोलते हैं, तो उसका बैलेंस ये बना के रखता है। इसके अलावा जो शरीर में पानी का बैलेंस है उसको ये बना के रखता है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना के रखता है, हमारे शरीर से गंदगी निकालने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का काम करता है, और जो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन है वो करता है किडनी, और इसके अलावा विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को भी ये बरकरार रखता है। तो AWETBED, इससे आप याद रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में खून ट्रैवल करता है। खून जब हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करता है उसके साथ वाटर भी मिक्स होता है, और उसके साथ साथ जब खून पूरे शरीर में ट्रैवल करता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को वो कैरी करता है। शरीर में जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो कैरी करके लेकर के आता है किडनी तक। अब किडनी उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में फिल्टर करता है, जो चीजें शरीर में वापस रहने लायक होती है वहां पे वो बैलेंसिंग करता है कि कहीं शरीर से ज्यादा मात्रा में कुछ निकल जाए तो बैलेंस खराब हो जाएगा, वो चीज कम हो जाएगी, या कम मात्रा में निकला तो वो चीज ज्यादा हो जाएगी। तो शरीर से क्या बाहर निकलना है और क्या शरीर में वापस भेजना है, यानी फिल्टर होने के लिए तो ब्लड भी आता है, लेकिन सारा ब्लड अगर किडनी ने निकाल दिया तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो बेसिकली जो चीजें शरीर में रखनी है वो वापस ब्लड के साथ शरीर में भेज करके वेस्ट जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पानी होता है, वो निकालने का काम किडनी करता है। जो ब्लड सेल्स डेड हो चुके होते हैं वो सारा कुछ निकालने का काम, जो एसिड होता है, ये सारी चीजें निकालने का काम किडनी करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी जो खून में जो पानी मिक्स होता है उसकी जो उसके क्वांटिटी को भी ये बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड के हमारे धमनियों में घूमने का, टहलने का जो प्रेशर होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसको भी ये बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है, जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का बैलेंस होता है उसको भी करता है। वाटर बैलेंस, शरीर में पानी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसको भी ये बैलेंस करता है। तो बैलेंसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारा किडनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका किडनी का, वाइटल ऑर्गन्स में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसके हेल्थ को इंश्योर करना जरूरी है। अगर इसके हेल्थ को इंश्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस का बैलेंस खराब होगा, यानी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर एसिड बढ़ा तो, अगर बेस बढ़ा तो क्या होगा, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और इसके अलावा इन्फेक्शंस, क्योंकि हमारे शरीर में जो बहुत सारे एसिड होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियाज को मारने का भी काम करता है, तो इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। अगर वाटर बैलेंस गड़बड़ हुआ तो स्वेलिंग आ सकती है, शरीर में पानी भर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हुआ तो ब्लड प्रेशर का जो है उतार चढ़ाव होने लगा, या तो बीपी कम होने लगेगा या ज्यादा होने लगा। अगर शरीर में गंदगी रही तो टॉक्सिन्स की वजह से बहुत तरह की बीमारियां होने लग सकती है। बीपी के फ्लक्चुएशन से आप जानते हैं हार्ट अटैक का, पैरालिसिस का, ब्रेन हैमरेज का, इस तरह का खतरा हमें हो सकता है। और अगर विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो बहुत सारी हमारे हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो आप जानते हैं कि एक अकेला किडनी कितनी सारी बीमारियों के लिए निर्भर कराता है, हमारे शरीर को डिपेंड है हमारा शरीर उसके ऊपर, किडनी की हेल्थ के ऊपर। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी हेल्थ को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम
एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। होता क्या है ये बेसिकली किडनी, और इस किडनी के लिए, ये किडनी जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, जो होता क्या है किडनी, ये तो आपने समझ लिया। किडनी में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। जो पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में जो छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, वो एक बीमारी होती है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोसेलेरोसिस, जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो किडनी बहुत सारे बैलेंसेस को बिगाड़ने लगता है। ये बीपी की प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसलिए इसको हाइपरटेंसिव नेफ्रोसेलेरोसिस कहा जाता है। इसके बाद जैसे हमारे शरीर का जो बैलेंस है, जो जैसे कभी किसी को जो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, पाचन के समय में बहुत सारे एसिड बनते हैं, वो उनकी मात्रा जब गड़बड़ होने लगती है तो उसकी वजह से किडनी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। उससे एक बीमारी होती है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि आपने, मैंने किडनी का जब आपको दिखाया था संरचना कैसे, तो आपने देखा था जो यूरेटर ट्यूब है वो डायरेक्टली किडनी से कनेक्टेड है। तो अगर पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन कॉमनली ज्यादातर महिलाओं में होता है, तो महिलाएं इसको ध्यान से समझे। कभी भी आपके जो जेनिटल्स हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं, उसके इन्फेक्शन को लाइटली ना लें। अगर आप उसको लाइटली लेते हैं, कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन ही है, कभी व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, कभी इचिंग हो रही है, जलन हो रहा है, रैसेज हो रहा है, रेडनेस बढ़ रही है, ड्राइनेस बढ़ रही है, जो यूटीआई के ये जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको किसी तरह से यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में दुर्गंध आ रही है, पेशाब ज्यादा पीला आ रहा है, या पेशाब में करते वक्त जलन हो रही है, पेशाब ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है, किसी भी तरह का अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, तो याद रखिए यूरिन किडनी से फिल्टर होने के बाद जो पानी निकलता है वो है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एक्सटर्नल रीजन से कोई यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है या पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इन्फेक्शन किडनी तक जा सकता है और किडनी को बीमार कर सकता है, और आप बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम यूटीआई के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहे, खास तौर पे जो महिलाएं हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। किडनी स्टोन और डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। किडनी के पेशेंट्स जो सबसे ज्यादा है वो किडनी स्टोन और डायबिटिक नेफ्रोपैथी से ही है। जैसे कि नाम से क्लियर है, किडनी में अगर स्टोन्स हो जाए तो उसको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बोली जाती है। उसकी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये कंडीशन। उसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनकी किडनी खराब होने लगती है, आगे इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो इस चीज को डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसीलिए जब भी मैं बताता हूं तो मैं बताता हूं कि जो किडनी की प्रॉब्लम है, जो शुगर के पेशेंट हैं उनका चार ही हाल होता है लास्ट में, वो एलोपैथी मेडिसिन खाते रहते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, या तो उनका हार्ट फेल होता है, या ब्रेन हैमरेज होता है, या पैरालिसिस होती है, या फिर उनका किडनी खराब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उनको क्या होता है, डायलिसिस पे डाला जाता है, और डायलिसिस करवाते करवाते वो दुनिया से विदा ले लेते हैं। इसीलिए डायबिटीज को भी लाइटली ना लें, क्योंकि लंबे समय तक अगर कैसे होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। एनाल्जेसिक क्या होता है, जैसे आपने खाया, कभी क्रोसिन खा लिया, कभी पैरासिटामोल खा लिया, पेन किलर्स खा लिया, तो ये सारी जो एलोपैथी मेडिसिन हैं जो हम गाहे बगाहे खाते रहते हैं, कुछ सोचते नहीं है, महीने में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार लोग खाते रहते हैं, इन सब की वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम आती है। ये सब भी किडनी को डैमेज करते हैं। जितने भी इस तरह के जो एनाल्जेसिक मेडिसिन हैं, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अलावा जो बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिस्टिक सिस्ट वगैरह हो जाते हैं, या बचपन के जब अगर बर्थ के समय वेट कम है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि किडनी की बहुत सारी बीमारियां हेरिडेटरी भी होती है, उनके पेरेंट्स से उनमें ट्रांसफर होती है, तो उन सब चीजों की वजह से भी बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो कॉमन डिजीज में एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी अचानक से फेल हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी, जिसको आपने लैंग्वेज में सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से या हेल्थ वर्कर्स में, सीकेडी, सो क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। इसमें भी फंक्शन और क्रिएटिनाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो हेमाटूरिया आप देख रहे होंगे, जो किडनी में खून आना, किडनी से खून आना शुरू हो जाता है, यानी जो खून उसको फिल्टर करके सफाई करके वापस से ब्लड में भेजना था, ब्लड स्ट्रीम में भेजना था, वो पेशाब के रास्ते बाहर आने लगता है। यानी खून, जो आपके पेशाब का रंग है वो ज्यादा पीला या गाढ़ा होने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है, पेशाब में खून आने लगता है। इसके अलावा प्रोटीनूरिया आप बोलते हैं, जिसमें आपको, आपने सुना होगा कई बार कि धातु की शिकायत बोल देते हैं ना, धातु कुछ नहीं है, जब पेशाब में प्रोटीन आने लगता है,
या उसको अगर आप साइंटिफिकली बोले तो एल्ब्यूमिन आने लगता है, एल्ब्यूमिन लेवल पेशाब में बढ़ जाता है, आपको क्लियरली दिखता है कि पेशाब में व्हाइट व्हाइट कुछ निकल रहा है। तो ये सारी चीजों जो है एल्ब्यूमिन का एक्सर्शन बढ़ने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किडनी में नॉर्मली होती है। और इन सब के लिए क्या क्या जिम्मेदार है हम इसको आगे देखेंगे। अब साइंस एंड सिम्टम्स देखिए, किडनी में आपको प्रॉब्लम हो रही है ये समझना कैसे है, ये गेस कैसे करना है। क्योंकि अगर आप टेस्ट कराएंगे तो पता कैसे चलना चाहिए कि हमें किडनी में प्रॉब्लम हो रही है और हमें किडनी का टेस्ट कराने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए मैं बात करूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, सो के उठे हैं फिर भी थकान लग रहा है, बहुत ज्यादा अननेसेसरली आपने कोई मेहनत का काम नहीं किया है लेकिन हमेशा आप थके थके महसूस करते हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कहीं मुझे किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके मसल्स में हमेशा ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग होता रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर खून में पेशाब में खून आने लगे तो डेफिनेटली किडनी की प्रॉब्लम है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको किडनी के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, किडनी का टेस्ट कराना चाहिए, जिसको केएफटी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपके पेशाब में झाग बहुत ज्यादा बनता है, झाग जैसा जैसा पेशाब करते झाग जैसा बनता है, फोम इन यूरिन, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर आपको सांस फूलने लगती है, कई बार लोग बोलते हैं सांस फूल रही है लेकिन हमें लंग्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपने एक्यूलाइफ से भी चेक किया होगा, तो कई बार ऐसा होता है। तो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी छाती में दर्द और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। उसके बाद जब आप देखा होगा आपने, अब जब एक्यूलाइफ से चेक किया तो चेस्ट पेन वाले में किडनी के पॉइंट को चेक करना रहता है। मसल्स की प्रॉब्लम में किडनी के पॉइंट को, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन है, बहुत सारी चीजों का बैलेंस खराब हो जाता है अगर किडनी में प्रॉब्लम आए तो, इसीलिए इसको भी चेक करना होता है। उसके बाद बैगी आइज, बैगी आइज मतलब आंखें ढीली ढीली और यहाँ पे जो लटकने लगती है, यहाँ पे ऐसे, ये आंखों के पास जब नीचे जो आंखों के नीचे की जो पलके हैं उसके नीचे जब वो थैला सा बनने लगता है, तो समझ जाइए आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके स्किन में लगातार इचिंग बनी रहती है और स्किन ड्राई रहने लगती है, तो समझ जाइए आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही है और ये लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रहती है, तो आप समझ लीजिए किडनी वीक हो रहा है। अगर आपको बार बार पेशाब करना पड़ता है तो समझ लीजिए आपके किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। नोजिया, वॉमिटिंग और पुअर अपेटाइट, ठीक से भूख नहीं लगती तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम है। अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग जहां तहां बढ़ने लगे, हाथ सूजने लगे, पैर सूजने लगे, ये सब चीजें होने लगी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि किडनी में प्रॉब्लम है। बीइंग इन द रिस्क ग्रुप, रिस्क ग्रुप क्या है? अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपके फैमिली हिस्ट्री में किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीजों के केस में आप रिस्क ग्रुप में हैं, आपको किडनी के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे किडनी के लिए सावधान रहना है, उसकी चेकिंग कराते रहनी है। जो सीकेडी होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये होता किन किन वजहों से है? जो किडनी डैमेजिंग फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो डायबिटीज सबसे बड़ा फैक्टर है हिंदुस्तान में, डायबिटीज की वजह से किडनी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हिंदुस्तान में होती है। दूसरा, जो ये मैंने जो सजाया है, ये किस ऑर्डर में होता है, जो पेशेंट्स की जो परसेंटेज है इंडिया में, उसके हिसाब से है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को किडनी की प्रॉब्लम्स होने के सेकंड नंबर पे चांसेस रहते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, उन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। जिनका मोटापा ज्यादा है, चौथे नंबर पे किडनी के पेशेंट्स मोटे लोग हैं। पांचवें नंबर पे जिनको फैमिली हिस्ट्री है, तो यानी आपके फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है। जो लोग स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं और जो 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम सीकेडी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आप डायबिटिक हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स रही है, आप ओबीज हैं, यानी आपका वेट जो है वो बॉडी के जो नॉर्मल वेट होना चाहिए आपके एज और हाइट के हिसाब से, उससे 20% से ज्यादा है, यानी आपका वेट होना चाहिए 60, लेकिन अगर आपका वजन 72 के ऊपर पहुंच गया है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आपके फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम रही है, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह खाते हैं तो आपको किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप किडनी के लिए रिस्क जोन में हैं।
स्टोन, किडनी में स्टोन होने के क्या क्या रीजन होते हैं? डाइटरी रीजंस भी हैं और मेडिकल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सीकेडी और किडनी स्टोन, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके किडनी में स्टोन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आप लंबे समय तक कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपके किडनी में होने के बाद आपने देखा होगा, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ट्रेंड जैसा है कि डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट लिख देते हैं, लेकिन आंख बंद करके इस तरह से कैल्शियम सप्लीमेंट्स मत खाइए बहुत ज्यादा लंबे समय तक। 1-2 महीने से ज्यादा हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ज्यादा दिनों तक रिकमेंड किया जा रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी है या आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। 1-2 महीने, मैक्स टू मैक्स साल में 3 महीने कैल्शियम का डोज लेना बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कैल्शियम ना लें। हाई एनिमल प्रोटीन डाइट, एनिमल प्रोटीन मतलब क्या? जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और मांस खाते हैं, उससे जो प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन ठीक से अगर फिल्टर नहीं हो पा रहा है किडनी से, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी स्टोन कॉज कर सकता है। अगर आपके खाने में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आप किडनी में स्टोन हो सकता है। अगर आपके खाने में सोडियम की मात्रा ज्यादा है, यानी जो लोग बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, नमकीन पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपके खाने में स्पिनच बहुत ज्यादा होता है, स्पिनच अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी आपको किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लोग बोलते हैं ना पालक बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप बहुत ज्यादा पालक खाते हैं तो आपको, स्पिनच बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके डाइट लो फाइटेट है, यानी आप व्हीट, राइस, बार्ली, बीन्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप ये खाना कम कर दें, ये खाना बंद कर दें तो जिंदगी चलानी मुश्किल, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बाकी रीजंस भी हैं, आप एनिमल प्रोटीन भी ज्यादा ले रहे हैं, मीठा भी ज्यादा ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद तुरंत मीठा खाना है, तो ये सारी आदतों से बच के रहें। पानी खूब पिए, कम से कम, अगर आप एडल्ट हैं तो कम से कम 3 लीटर पानी रोज जरूर पिए, अगर आपको किडनी को अपनी सेहतमंद रखना है तो। मेडिकल कंडीशंस में जैसा कि मैं बता चुका हूं, डायबिटीज अगर आपको है, ओबेसिटी है, गोट की प्रॉब्लम है, कॉन्स डिजीज है, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है, या प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो किडनी में स्टोन होने के चांसेस आपको रहते हैं। यूटीआई के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? क्योंकि ये यूटीआई जो है, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है महिलाओं में किडनी में इन्फेक्शन होने का और उससे किडनी के डैमेज होने का। ये किडनी की बीमारी नहीं है, ये कोई और ही इन्फेक्शन है जो किडनी को खराब कर रहा है। तो पॉलिनेफ्राइटिस प्रेग्नेंट वुमेन में जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है, उसकी वजह से ये यूटीआई हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शस फोकसेस स्पेशली जो हमारे जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स या मदर्स के जो होते हैं, उसमें अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होता है लड़कियों में, जैसे वल्वाइटिस वगैरह होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी ये यूटीआई हो सकता है। इनहेरिटेड, यानी अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हिस्ट्री में, आपकी सोसाइटी में लोगों को यूटीआई ज्यादा हो रहा है, आप कॉमन टॉयलेट वही यूज करते हैं, एक दूसरे से ये ट्रांसफर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर आपके पेरेंट्स में या रिलेटिव्स में है तो उसकी वजह से भी यूटीआई का चांसेस ऐसी लेडीज में ज्यादा हो जाता है। जॉब हजार्ड ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये यूटीआई होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि यूटीआई ना हो, क्योंकि यूटीआई को नॉर्मली लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन यूटीआई को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। और इसीलिए मैं जब भी मेरे से कोई पूछता है कि पैड देना है, पैंटी लाइनर देना है, तो मैं तो सीधा ही एक ही चीज बोलता हूँ कि जो महिला पैड और पैंटी लाइनर इस्तेमाल करने के लिए मना करे, उसको कुछ दो ही मत। उसको बोलो कि जब तेरे को किडनी की प्रॉब्लम से, यूटीआई से मरना ही है तो तू ऐसे ही मर। ये बहुत जरूरी है, समझे या ना समझे, पैंटी लाइनर्स का यूज करना हर महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन के रीजन इतने बढ़ गए हैं कि आप अपने आप को बचा के नहीं रख सकते। और ये सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये किडनी तक को इन्फेक्ट कर सकता है, और किडनी के इन्फेक्ट हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं, ना तो आप पैसा बचा सकते हैं, ना खुद को बचा सकते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किडनी के पेशेंट्स मरते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। डायबिटीज के पेशेंट्स की आधे की डेथ इसकी वजह से होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको थोड़ा समझिए।
डिस्प्ले जो जिनको डायबिटीज में टाइप्स है और ड्यूरेशन है 20% जो टाइप 1 वाले हैं उनको 20 साल के बाद ये हो जाता है, 40% टाइप 2 वालों का होता है। और आपको ये समझना होगा कि ज्यादातर लोग जो डायबिटिक होते हैं वो टाइप 2 वाले होते हैं, डायबिटीज मेलिटस वाले, डीएम टाइप 2, यानी ज्यादा लोग इसके रिस्क पे हैं और किसी भी ड्यूरेशन में ये हो सकता है। जरूरी नहीं है टाइप 1 वालों को तो 20 साल के बाद होने के चांसेस है, लेकिन टाइप 2 वालों को ये और भी जल्दी भी हो सकता है अगर आपका शुगर ठीक से कंट्रोल में नहीं रहता, अगर आपका हाइपरटेंशन है। और आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं उसमें से 70% को बीपी की प्रॉब्लम होती है। आपका जो रेस है, इंडियंस और ये सब कुछ आप जो आप उसमें देख सकते हैं, स्मोकर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं जो हमारे जीन्स हैं और जो हमारे रेस है, इंडो एशियंस, अफ्रीकन, ये नेटिव अमेरिकन, ये सारे लोगों को इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। हम ज्यादा रिस्क फैक्टर पे हैं, सबसे ज्यादा हम लोगों को डायबिटीज होता है। इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। इसीलिए किडनी प्रॉब्लम्स को अगर अपने आप को किडनी प्रॉब्लम से बचा के रखना है तो अपने आप को डायबिटीज से भी बचा के रखना है, शुगर से भी बचा के रखना है। ये तो फैमिली क्लस्टरिंग और जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो साइंटिफिक टर्म्स में समझाया गया है। तो ये दिखाया गया है कि रिस्क फैक्टर्स जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो आपके हाथ में नहीं है। आपका रेस, आप इंडियन है तो आप इस चीज को नहीं बदल सकते, आप फ्रेंच तो नहीं हो सकते, अफ्रीकन है तो आप इंडियन नहीं हो सकते, या कोई दूसरे उसके रेस के नहीं हो सकते, तो ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और बचे रह सकते हैं वो है हाइपरटेंशन। आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग को कंट्रोल में रखें, छोड़ दें, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी डायबिटीज का कंट्रोल, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, 200, 250, 300 के ऊपर रहता है, ओबेसिटी, मोटापे को कंट्रोल में रखें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम लें। बच्चा पैदा होने से रोकने के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डिपेंड करती हैं, तो इस केस में बच्चा पैदा होने के टाइम में होने वाले डायबिटीज और डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज्ड प्रोटीन इनटेक, बहुत सारे लोग प्रोटीन तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से एक्सरसाइज नहीं करते या फिर पानी नहीं पीते, तो उस केस में भी प्रोटीन जो है बहुत मुश्किल से पचता है। खासतौर पे जो पाउडर के रूप में जो इतने भी प्रोटीन आते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो या सोय प्रोटीन हो, हमने देखा होगा लोग भर भर के वेट लॉस करने के लिए इस ब्रांड का उस ब्रांड का। तो याद रखिए, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये प्रोटीन ना लें। अगर आप प्रोटीन के शरीर में पूरक के तौर पे लेना चाहते हैं तो स्पाइरुलिना सेफेस्ट प्रोटीन है, स्पाइरुलिना को प्रोटीन डाइट के तौर पे लें। फूड्स आपके सेहत, किडनी को सेहतमंद रखने के लिए आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, जैसे रेड बेल पेपर है, कुकुम्बर है, एप्पल्स है, सैलरी है, ये सारी चीजें आपके, गार्लिक, ऑनियन है, बेरीज है, बीट रूट है, तो ये सारी चीजें आप खाते रहेंगे तो आपको आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, क्योंकि इसमें जो विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो किडनी को हेल्दी रखने का, किडनी के सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। लेकिन आपको उससे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है अगर आप किडनी के रिस्क जोन में है या किडनी की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बनाना, रोजमेरी, कोकोनट, डेट्स, कीवी, ऑरेंज, लेमन, एट्रिचोक्स, एवोकाडोज, प्रून, रेजिन्स, पोमीग्रेनेट, टोमेटोज और स्क्वैश, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है अपने खाने में अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो। अब हम बात करेंगे जो मुद्दे की बात है, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया कि किडनी प्रॉब्लम होती क्या है। किडनी की जब प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हैं, और हमारे पास तो हम लकी हैं कि एक्यूलाइफ जैसा एक डिवाइस है कि हमको बहुत सारे लैब टेस्ट पे या इस सब चीजों पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हम एक्यूलाइफ से चेक करके ही समझ सकते हैं कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन ये किडनी को हेल्दी कैसे रखना है, तो जो टीएंस बायोटेक ग्रुप है, हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाता है और फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाता है जो हमारे किडनी को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से हेल्दी रख सकता है। और जब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल अदा कर सकता है उसको ठीक करने में। जो टीएंस का प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है कि जो वजह है किसी बीमारी की, किसी भी बीमारी की जो वजह है उस वजह को ठीक कर दो, बीमारी के पीछे मत पड़ो, बीमारी की वजह को ठीक कर दो, बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में किसी भी बीमारी की जो वजह है उस वजह को ठीक कर दो, बीमारी के पीछे मत पड़ो, बीमारी की वजह को ठीक कर दो, बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में
तो इसकी वजह से हम किडनी के ट्रीटमेंट के टेक्निक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब प्रिवेंटिव में जो प्रिवेंटिव चीजें हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं? बीसीएम। बीसीएम जैसे कि आपने देखा कि किडनी की बीमारी किस वजह से हो सकती है, डायबिटीज की वजह से हो सकती है। आप जानते हैं बीसीएम जो है शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी अगर आप बीसीएम की थेरेपी ले रहे हैं तो आपको या तो शुगर होगा नहीं, या शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो आपका किडनी रिस्क में नहीं रहेगा। ओबेसिटी को भी ये बीसीएम कम करता है, मोटापे को कम करता है, आपका वजन घटाता है। इसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से जो किडनी पे रिस्क होता है वो भी कम होगा अगर आप रेगुलर बीसीएम यूज कर रहे हैं। और शरीर की क्लींजिंग करता है जी, ये बॉडी को के अंदर के फ्लूइड को स्पाइरल मोशन देता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो खून में जो घुलनशील अशुद्धियां हैं वो सब किनारे की तरफ लगती जाती हैं, और उसकी क्लींजिंग, बॉडी से सेक्रीशन जो होता है उसका बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, शरीर की सफाई अच्छे से होती है। लेकिन जो लोग सीकेडी के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, किडनी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है उनकी, या फिर जो किडनी के डायलिसिस के स्टेज पे हैं, उन लोगों को बीसीएम नहीं यूज करना है। HCAN JON मैंने जॉय नेकलेस का शॉर्ट लिखा है। हेड केयर अपैरेटस आपके बीपी को बैलेंस में रखता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम करता है, जिसकी वजह से हेड केयर अपैरेटस बीपी और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से होने वाले किडनी के खतरे को कम करके रखता है। जॉय नेकलेस भी यही काम करता है, इसके वजह से जॉय नेकलेस भी आपको किडनी के रिस्क से बचा के रखता है। और ट्रीटमेंट के टाइम पे भी आपके बीपी को बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाए, नहीं बचा पाए आप, या अभी तक हो चुकी है किडनी की प्रॉब्लम ये जानने समझने से पहले, तो इन दोनों के इस्तेमाल से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं और किडनी के प्रॉब्लम को फर्दर बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा ठीक करने में भी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। हाइपर एच कप ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। आप जानते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में बहुत ही माहिर है हाइपर एच कप का पानी पीना। इसके अलावा बॉडी का डिटॉक्सिफ, चूंकि अगर ये फिल्ट्रेशन करता है तो डिटॉक्सिफिकेशन करने शुरू कर देता है। और जो बीपी की प्रॉब्लम है, आप जानते हैं जो हाइड्रोजन रिच वाटर होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। शुगर की प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है, ओबेसिटी को कम करता है और बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहता है और बॉडी में कभी भी जो हाइड्रेशन की कमी, नमी की कमी नहीं होती है। तो ये किडनी को बहुत हद तक बचाता है बहुत सारी प्रॉब्लम से। अगर आप हाइपर एच कप का पानी पीते हैं रेगुलरली तो 90% रिस्क कम हो जाता है आपको किडनी की प्रॉब्लम होने का। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम का, तो हाइपर एच कप का पानी आपकी रिकवरी स्पीड को, इवन अगर आप डायलिसिस के स्टेज पे हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार डायलिसिस करवा रहे हैं, तो डायलिसिस बंद करवाने में और आपके किडनी को ठीक करने की स्पीड को ये 4 गुना तक बढ़ा सकता है हाइपर एच कप का पानी पीना। चिटोशन, आप जानते हैं चिटोशन क्या करता है? चिटोशन एक बाइंडर है, ये सॉल्युबल फाइबर होता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, ये लिवर की क्लींजिंग करता है और बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसीलिए चिटोसन वजन घटाने में कारगर है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को ये रेगुलेट करता है, इसीलिए चिटोशन जो है शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में हेल्पफुल है। और इसकी वजह से ये जो चिटोशन है, जब खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको पेशाब में प्रोटीन जाने की प्रॉब्लम हो रही है, या हाई शुगर लेवल है, या फिर उनको वजन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग अगर चिटोसन का सेवन करते हैं तो वो किडनी की प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। इवन अगर किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जिमनिमा, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज के रिस्क जोन में हैं, या आपको लो लेवल का बीपी रहता है लेकिन वो परसिस्टेंट है, तो जो जिमनिमा है वो शुगर और बीपी दोनों को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा जिमनिमा वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो आपको जिमनिमा का सेवन करके भी, अगर आपको मोटापा नहीं है, शुगर नहीं है, लेकिन आप प्री डायबिटिक हैं, तो इस तरह की चीजें में आप टीपॉली और जिमनिमा को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखते हुए किडनी के खतरे से बच सकते हैं। ये ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है। ओपीसी प्लस ये बॉडी का बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर, और किडनी का काम ही है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो अगर आप ओपीसी प्लस का सेवन करते हैं तो आपका खून वैसे ही साफ रहता है, तो किडनी के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है, यानी आपकी किडनी की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप साल में 3 से 4 महीने ओपीसी प्लस रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 3 से 4 महीने, तो आपके किडनी की लाइफ बढ़नी शुरू हो जाती है, किडनी हेल्दी होने लगता है। इसीलिए साल में कम से कम 4 महीने अपने सप्लीमेंट्स में ओपीसी प्लस को, अगर आपको कोई भी जरूरत नहीं है तो भी, क्योंकि इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से हमारे
ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, तो हमारे जो किडनी के ऊपर फिल्ट्रेशन का लोड है वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से उस लोड को, किडनी को जितना काम 60 साल की उम्र में करना चाहिए, वो ब्लड में टॉक्सिन ज्यादा होने की वजह से किडनी उतना काम 30 साल में कर लेता है। यानी 60 साल की उम्र के लायक किडनी आपकी 30 साल की उम्र में हो जाती है। खास तौर पे अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, या आप एनाल्जेसिक मेडिसिन या कोई दूसरा मेडिकेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसे केस में ओपीसी और एफओएस का रोल आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में आपको 4 महीने लेने से काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। ये लेते रहिए, आपका किडनी रिस्क फ्री रहेगा। मैट्रेस, जो हमारा मैट्रेस है जिसपे सोने से, जिसको बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, लेकिन किडनी को हेल्दी रखने में भी मैट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आता है, क्योंकि ये बीपी को बैलेंस करता है, तो ये किडनी को हेल्दी रख सकता है। और ये बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से ये हेल्दी रख सकता है। इवन किडनी के ट्रीटमेंट के टाइम पे, यानी जो पेशेंट किडनी की डायलिसिस करवा रहे हैं, वो भी अगर मैट्रेस पे सोना शुरू कर दें तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। मल्टीविटामिन का रोल किडनी के प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे है। मल्टीविटामिन को ट्रीटमेंट के दौरान नहीं यूज किया जाना चाहिए। ये किडनी में जो खासतौर पर जो उसके सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उसके सेल्स के रीजनरेशन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वो किडनी को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। कॉर्डिसेप्स, जो किडनी की फंक्शनिंग और किडनी के हेल्थ के लिए, किडनी के संपूर्ण हेल्थ के लिए, किडनी को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। और ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे और ट्रीटमेंट के तौर पे, दोनों के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए भी लिखा है कि क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप हेडकेयर अपैरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉय नेकलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किडनी पेशेंट को बीपी की हिस्ट्री है। हाइपर एच कप तो जरूर 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 इस्तेमाल करें अगर आप किसी किडनी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो। एक्यूलाइफ की थेरेपी आप कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, किडनी में जो यिन और यान एनर्जी की बैलेंसिंग है उसके लिए किडनी के पॉइंट्स पे थेरेपी दे। और लेकिन जब आप किडनी के पेशेंट को जो डायलिसिस की स्टेज पे है, तो उस समय अगर आप किडनी की थेरेपी दे रहे हैं तो किडनी के सारे पॉइंट्स पे उसकी थेरेपी नहीं होती। इसके लिए आप जो भी एक्सपर्ट के कांटेक्ट में हैं उनसे कांटेक्ट करके, या अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है एक्यूलाइफ की तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलिसिस के पेशेंट पे भी चिटोसन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किडनी के पेशेंट्स जो किडनी का प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी है, नोन है, उनके ट्रीटमेंट के लिए Fe+ का इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉर्डिसेप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोल मैं आपको समझा चुका हूं। और ये चीजें अगर आप हाइपर एच कप, चिटोसन, Fe+ और कॉर्डिसेप्स, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन भी चलाएं तो मैंने कई लोगों को दिया है जो रेगुलरली हफ्ते में 2 बार, जो हमारा किडनी का प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, वो रेगुलरली जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे थे, उन लोगों को जब इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन दिया गया, अगर वो मेरे आसपास रहते थे तो मैंने उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दी 15 दिन। लेकिन अगर दूर भी रहते थे तो उनको सिर्फ मैंने, अगर बीपी का हिस्ट्री था तो हेडकेयर अपैरेटस या जॉय नेकलेस या ब्रेसलेट दिया या तीनों दिया, नहीं तो हाइपर एच कप का पानी, जो भी उनका वाट, क्योंकि जब डायलिसिस शुरू हो जाती है, डायलिसिस क्या है, जब किडनी फिल्ट्रेशन करना बंद कर देता है तो उस बॉडी का फिल्ट्रेशन हफ्ते में जितनी नीड होती है उसके हिसाब से, क्योंकि किडनी बहुत कम कर रहा होता है, तो अगर किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो पानी का इंटेक लिमिट कर दिया जाता है, क्योंकि फिर फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किडनी के ऊपर जोर पड़ेगा। किडनी उतना फिल्टर कर नहीं पा रहा है, पानी बॉडी में बढ़ रहा है, तो पानी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, फिर स्वेलिंग आएगी, पेट में, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो दूसरे तरह, क्योंकि पानी तो सड़ेगा तो फिर दूसरी तरह की प्रॉब्लम, शरीर में तरह तरह की इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, तो बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी। इसलिए पानी के जो इनटेक को लिमिट कर दिया जाता है, किसी को 1 लीटर, किसी को 1.25 लीटर, किसी को 800 ml, जो जैसी कंडीशन में पेशेंट है उसके हिसाब से। तो जो भी उसका पानी का लिमिट है उतना ही हाइपर एच कप का ही पानी अगर पिलाएं तो धीरे 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 उसकी प्रॉब्लम कम होने लगती है। 3 से 4 महीने में अगर 2 बार उसका डायलिसिस हो रहा है तो वो 1 बार पे आ जाता है। 6 से 8 महीने में डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है, कि मतलब 2 महीने 3 महीने में कभी कराना पड़ा तो कराना पड़ा, और धीरे धीरे वो कुल मिलाकर के लगभग 1 साल लगता है और किडनी पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आप किडनी को सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया तो पेशेंट को बोल दिया कि अब तुमको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। नो, कुछ केसेस हैं जिसमें हम अकेला काम कर आते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, जो उनका नेफ्रोलॉजिस्ट है जो उनको सजेस्ट कर रहा है, वो ट्रीटमेंट उनको पूरा लेने दीजिए। आप अपने ट्रीटमेंट से उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट कीजिए ताकि उसके ठीक होने की रफ्तार तेज हो जाए।
एक दिन उसका डॉक्टर उसको खुद बोलेगा कि नहीं, अभी आपको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस नहीं कराना है, 1 ही बार कराना है। कुछ दिनों के बाद वो खुद ही बोलेगा महीने में 1 ही बार डायलिसिस कराना है। कुछ टाइम के बाद खुद बोलेगा अभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, आपका किडनी ठीक हो रहा है। वो खुश होगा कि शायद मेरे ट्रीटमेंट की वजह से ये पेशेंट ठीक हो रहा है, खुश होने दीजिए। हमारा काम क्रेडिट लेना नहीं है, हमारा क्रेडिट ऊपर वाला देख रहा है। हमारा काम है लोगों की जान बचाना। तो ईमानदारी से अपना काम करें और लोगों को अच्छी सेहत दें, अच्छी सलाह दें, सच्ची सलाह दें। दिस वाज ऑल। और इसके साथ-साथ अब मैं इस